हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 10। रसायन विज्ञान क्लास 10 में पढ़ने से पहले आप लोग उस चैप्टर के बारे में जान जाएं। रसायन विज्ञान इन विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान आपका देखिए, विज्ञान साइंस को 3 भागों में इसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है और बायो है। जी बायो। तो केमिस्ट्री से आपके कुल मिलाकर के आएंगे क्वेश्चन 20 नंबर के, और फिजिक्स से 25 नंबर से आएंगे और बायो से 25 नंबर से बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। केमिस्ट्री से 20 नंबर, फिजिक्स से 25 नंबर और बायो से 25 नंबर। 25 25 50 20 70, कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर आपका वहां से रहेगा, प्रोजेक्ट से रहेगा। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मेरी गारंटी है 100% पूरे केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। पूरी गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, और यानी और समीकरण का नाम क्यों पड़ा है, कि समीकरण क्या है, रिएक्शन क्या है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट्स और कॉपी आप लोग उठा लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आप लोग नोट्स उठाइए। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है यौगिक या तत्व, ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है यौगिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे उधर ध्यान दीजिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया उसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है। आप चूने का सूत्र जानते हो, अनबुझा चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यह अनबुझा चूना होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल को डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में मिलकर के एक या अधिक भी प्राप्त हो सकती है, अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुआ। और जो ये रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुआ, जो हुआ है सब, ये हम लोग क्या कहलाता है? एक समीकरण कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के प्राप्त जो होती है और जो पूरा का पूरा बनता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। इसको कहते हैं अभिकारक। इसको कहते हैं अभिकारक। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे सब? अभिकारक। और ये जो बनता हम लोग का उत्पाद, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वन होता है और हम लोग का उत्पाद होता है। रिएक्टेंट होता है और हम लोग का उत्पाद होता है। जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। जब आपस में अभिक्रिया करते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ, उसको कहते हैं अभिकारक। और जो मिल करके नया पदार्थ बनाते हैं उसको कहते हैं उत्पाद। तो आप लोग समझ गए अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसको कोई इसमें भेदभाव नहीं है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। चलिए अभिकारक के उत्पाद का डिफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफिनेशन हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। डिफिनेशन इसका
किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो A to Z कोई भी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब प्रारंभिक पदार्थ, पहले वाला प्रारंभिक पदार्थ, मान लीजिए A और B कोई मिले और बने C+D, अरे कोई भी लिख सकते हो, कोई ए मैंने कोई उत्पाद लिया है, आप लोग जो मर्जी वाले सकते हैं, तो ये अभिकारक हुआ, अभिकारक, और यहां से बनता है उत्पाद। तो अब जब प्रारंभिक पदार्थ से जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, ए रासायनिक परिवर्तन से क्या होगा, गुजरते हैं। अभी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में मैं पूरा डिफिनेशन बताऊंगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए जी, रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उसे अभिकारक तथा अभिक्रिया के दौरान बने नए रासायनिक पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो परिवर्तन से, जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उसे अभिकारक, और अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया हो रही है इसके दौरान बने नए पदार्थ जो होते हैं उसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ को उत्पाद भी कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थ के, चाहे रासायनिक पदार्थ का उत्पाद बनता है तो उत्पाद करके सबसे बेटर रहेगा। अब देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान, रासायनिक गुण देखिएगा समान होंगे, लेकिन तो भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा रासायनिक गुण समान रहता है, लेकिन तो भौतिक गुण क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कागज है, कागज का तो गुण देख रहे इतना बड़ा है, अब इसको हम लोग फाड़ दें, गुण बदल गया। सबसे इसके पहले कागज, तो कागज था, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, लेकिन तो भौतिक परिवर्तन हो गया। एक कागज है, कागज को चेंज कर दिया, 2 कागज बना दिया, चाहे तो और फाड़ दोगे, फिर से इसका रूप बदल गया, ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो कहा गुण भौतिक परिवर्तित हो जाते, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ, जल देखे होंगे, पानी देखे होंगे, यानी जल को ठंडा करते हैं तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। फिर बर्फ को ठंडा कर दिया, जल में परिवर्तित हो जाएगा। जल से वाष्प, जल से बनता है वाष्प, जल को और हीट कर देंगे तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे देखते हैं चुंबक, लोहे का चुंबक का बनना, लोहे को चुंबक बना देते हैं बहुत अच्छी तरह से, लोहे को चुंबक बना देते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन तो भौतिक परिवर्तन वहां पे हो जाता है। चीनी को पानी में विलय, चीनी देखे होंगे, चीनी को पानी में विलय, जो चीनी होता है पानी में क्या होता है, विलय हो जाता है। ये भी हम लोग क्या होता है, भौतिक परिवर्तन ही होता है। ये एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल परिवर्तन जो चेंजिंग होती है, क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पकना, भोजन देखते हो पक जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन, भोजन हम लोग खाते हैं कैसे, पाचन कैसे हो जाता है आप लोग कुछ जानते होंगे, तो भोजन का पाचन। श्वसन, जो सांस लेते हैं हम लोग का श्वसन, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वसन। किण्वन की क्रिया आप लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोग कार्बनिक रसायन में किण्वन पढ़ाया जाएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किण्वन। ये था हम लोग का रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाएगा। उस संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जरा अच्छे से। संतुलित रासायनिक समीकरण ध्यान देंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं दोनों तरफ, देखिएगा ये बाईं ओर है और ये दाईं तरफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और हम लोग का राइट हैंड साइड कहलाता है। जो उत्पाद होते हैं राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और जो अभिकारक होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। बाईं और दाईं दोनों तरफ समान हो, इधर भी जितना हो उधर भी इतना ही हो, तो वे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कभी भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो देखना पड़ता है जिंक किधर है तो जिंक किधर भी है, जितना एक जिंक किधर है तो एक जिंक किधर है, सही है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 इधर भी है, एक सल्फर इधर है
एक सल्फर इधर है, एक 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड की जितना होगा उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ होगा जो तत्व है। तो उस तरह के जो समीकरण प्राप्त होते हैं वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभी बहुत सारे समीकरण को लिखा जाएगा और उसको बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें, सबसे जबरदस्त बात, सबसे अच्छी बातें कि आप लोग जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं इधर भी, जैसे यहाँ भी 2 लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे जिंक है 2 लगा देते हैं। तो 2 यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ZnSO4 है तो ZnSO4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर जो चेंजिंग करना हो चेंजिंग कर सकते हैं। जब समीकरण संतुलित किया जाएगा तभी उसको मैं बता दूंगा अच्छे से, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ, अब हम लोग देखेंगे ये रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, आइए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीज और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जिधर जो सबसे ज्यादा रहेगा उधर से ही समीकरण को संतुलित करते हैं। उसी तत्व को सबसे पहले लेंगे जो तत्व सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात है, जो रासायनिक जो समीकरण लिखा गया, जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है उसको हम कंकाली भी कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यानी देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब आपस में अभिक्रिया कराए हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराए क्या प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। यानी मैग्नीशियम का संकेत Mg है और ऑक्सीजन का संकेत O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा उनका नाम न लिख करके यहाँ पर उसका क्या कर दिया गया, संकेत लिख दिया गया है। तो इस संकेतों के माध्यम से समीकरण जो प्राप्त हुई है उसको कहते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका 2 ऑक्सीजन करने के लिए हीरो, आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा, नहीं तो हीरो बनेगा 2 यहाँ कर दीजिएगा। तो ऐसे कभी जिंदगी में ऐसी गलती ना कीजिएगा, कभी भी हमेशा यहाँ पर भी चेंजिंग किया जाता है। तो 2 ऑक्सीजन इधर है और 1 ऑक्सीजन इधर है। तो 2 ऑक्सीजन इधर से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम भी हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो 2 मैग्नीशियम इधर भी कर देंगे, जिससे 2 मैग्नीशियम यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 मैग्नीशियम यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, सब 2-2 हो जाएंगे सब। इस समीकरण को क्या कर दिया गया, संतुलित कर दिया गया। क्योंकि अब लोग बताया गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उतना ही परमाणु या अणु इधर भी रहेंगे राइट हैंड साइड में, तब जाकर के हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। चलिए कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, इसमें 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 से किसी से भी कर सकते हैं, तो 2 दूना 4, 4 सोडियम हो जाएगा, 2 से सभी में मल्टीप्लाई है, 2 सल्फर हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 है, 4 दूना 8 है, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये होता है पहचान करना। मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे मान लीजिए सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो जाएगा, पोटेशियम फास्फेट PO4 कर लीजिए, रहने दीजिए, अभी आगे इसमें बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर Fe कितना है, 1 है, H2 1 है। इन लोहा और जल को आपस में जब आप क्रिया कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर Fe कितना है, 3 है और यहाँ पर Fe कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 Fe यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर Fe3 है। अब ऑक्सीजन पे बढ़िए, चलिए मिलते हैं। ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएगा। और हाइड्रोजन देखेंगे, 4 दूना 8 हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन हो जाएगा।
कभी यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, जो यहाँ पर H2 है तो H2 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। चलिए यहाँ पर आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को सब आपस में क्रिया करा सकते हैं। तो मेथिल क्या है, मेथिल हाइड्रोक्साइड, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। तो कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। चलिए ऑक्सीजन ही देख लो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन, सही है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, चलो सही है दोनों। हाइड्रोजन 3 है और ये हाइड्रोजन 1 4, 3 1 4, 3 1 4, तो 4 इधर है तो 2 इधर है, तो 2 दूना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया और ये दोनों का संतुलित हो गया। अगले में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है। तो कार्बन 6 करेंगे, 6 करेंगे। अब इधर ऑक्सीजन मत देखो, अभी ऑक्सीजन बाद में देखना। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे 12 यहाँ पर हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 12 2 14 हाइड्रोजन है। तो 14 हाइड्रोजन, तो 14 करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से जब यहाँ पे करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को न देख करके ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 2 8, 8 1 9, और इधर कितना है, 6 दूना 12 और 1 13 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब देखिए दोनों फंसा रहे हैं सब, इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से। हाइड्रोजन 12 है, 13 14 है, इधर 7 से तो हम लोग करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या में यदि समीकरण को संतुलित हम लोग नहीं कर पाएंगे। यदि 8 कर देते 8 गुना 16 हो जाएगा, जब यहाँ 8 गुना 16 हो जाएगा तो इसको भी 16 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 10 10 गुना 20 हो जाएगा, 12 कीजिएगा, 12 गुना 24, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 12 है, 12 यहाँ पर है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 12 यहाँ पर है, 12 कितना 24 करना जी, 6 दूना 12, 6 कर दिया जाए तो 12 6 दूना 12 12 24 हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा इसलिए 5 कर दीजिए। 5 कर देंगे तो क्या हो, पहले ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन देखते चलेगा। यहाँ पर 6 दूना 12, 12 12 6 दूना 12 12 24 ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 5 दूना 10 है, कितना ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन है जी। तो 6 यहाँ पर है, 5 दूना 10, यदि यहाँ पर 6 कर दिया जाए तो 6 दूना 12, लेकिन तो हमारा क्या ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 6 दूना 12 ऑक्सीजन इधर कितना है जी, 12 6 दूना 12 दूना 24, चलिए सही है, 6 दूना 12 12 6 18 18 6 24 ऑक्सीजन हो जाएगा। 6 दूना 12 12 6 18 18 6 24, और हाइड्रोजन देखिएगा 6 दूना 12 और 12 24 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो समीकरण होते हैं, थोड़ा समीकरण संतुलित करने के लिए कुछ थोड़ा सा फंसते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर देखना पड़ता है कि किससे कौन सा रखे हैं अंक, तो समीकरण को संतुलित कर दे। अगला देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन इधर 2 है। चलो हाइड्रोजन तो ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 2 है और इधर 1 है, तो 2 कर देंगे, इधर ऑक्सीजन 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या कर देंगे, 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर आइए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, चलो सही है, कार्बन 1 1 दोनों साइड है। हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होता है 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। चलिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 दूना 4, यहाँ 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 भी हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग, हीरोगिरी बनेगी, 4 मत कर देना, गलती ऐसे मत कभी जल्दी करना। यहाँ पर आइए, बेंजीन है और हम लोग का क्या ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O गैस H2O प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ है। चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 कर दीजिए, सबसे बड़ी बात कार्बन 6 कर देते हैं। ऑक्सीजन पे चलिए, ऑक्सीजन 6 इधर है, चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चलेगा, 12 है तो 6 यहाँ पे करना पड़ेगा, 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो गया, 12 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे चलिए, इधर पर लीजिए, 6 दूना 12 12 6 18, 6 दूना 12 12 6 18। ऑक्सीजन देखिएगा 6 दूना 12, 2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12
और 12 6 18। तो यहाँ पर कितना है 6 है, हमें कितने की जरूरत है 12 की, तो 6 दूना 12 कर देंगे तो 12 6 18, ये हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसमें आते हैं Fe2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2Fe हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2Fe हो जाएगा और Fe2 ही है। सल्फर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 सल्फर कर देंगे, 2 सल्फर तो है ही हमारे पास। ऑक्सीजन कितना 4 दूना 8 है, 3 2 5 5 3 8 सही है। यानी सारे समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ऐसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ जी, अब हम लोग देखेंगे इसमें आदर्श समीकरण को संतुलित करने के लिए। आपको बता दूं मैं कि आपका जितना भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है, सभी रिएक्शनों को वहां पर समझा दिया गया है। जो उधर जितना बात इसके बारे में जितना बताया था टोटली एनसीईआरटी का था, और ये भी टोटली 100% एनसीईआरटी का है। यानी पहले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बचा नहीं गया, बचा हुआ नहीं है। और एक काम आप लोग सोचिएगा, यदि मन लगाकर आप लोग पढ़ लिए ना तो तब गारंटी मेरी आप लोग को 100% केमिस्ट्री आ जाएगा। एक केमिस्ट्री की बात छोड़िए, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि मन लगा करके पूरी क्षमता, पूरी प्रयास, पूरी श्रद्धा और पूरी आत्मविश्वास, पूरे जुनून, पूरी ताकत के साथ आप पढ़ेंगे तो गारंटी मेरी है आपको विजय जरूरी मिलेगी। एकदम पक्का, एकदम 100% श्योर आप सफल हो जाएंगे। कहा जाता है ना, अगर जिंदगी है तो एक ख्वाब रखो, यदि ख्वाब है तभी मंजिलें हैं, मंजिलें होंगे तो रास्ते होंगे, और यदि रास्ते होंगे तो कठिनाइयां होगी, और कठिनाइयां होगी तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो आत्मविश्वास होगा, और आत्मविश्वास होगा तो विजय आपकी होगी। तो सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास रखिए और पढ़ाई की ओर अग्रसर होइए। तो चलिए यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस PbO और NO2 और ऑक्सीजन, यानी लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कहा है लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रोजन पे चलते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की ओर अग्रसर होते हैं, या तो नाइट्रोजन की ओर अग्रसर होइए। यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है, 1। यहाँ पर कर देंगे 2 नाइट्रोजन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी तो कर दे रहे, आप कैसे करूं? तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि मैं तो कह दे रहा हूं, आप एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात होती है, एक्सपीरियंस यार। आप लोग जब साइकिल चलाते थे, शुरू में जब साइकिल चलाने का प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें सोच रहे होंगे कि कहाँ से बैठूं, जहाँ ऊंच खाल देखते थे, जहाँ पर ऊंचा है साइकिल नीचे कर देते तब बैठने का प्रयास करते थे, और जब साइकिल चलाना जहां से मन कर वहां से स्टार्ट कर देते थे। उसी तरह से पढ़ाई यार, शुरू में दिक्कतें होती हैं, जब पढ़ जाओगे तो जैसे मन करो वैसे लगा दोगे तुरंत। चलिए यहाँ पर आइए, 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन पे चलिए। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दू 6। अब देखिए फंसा रहा है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन किए तो 2 दूना 4, 4 दू 6 1 7। नहीं हो पाया, ये समीकरण संतुलित नहीं कर पाया। और यदि हम लोग 2 नाइट्रोजन यहाँ ना करके दूसरे जगह कर दे तो 2 नाइट्रोजन तो फंसाता है हम लोग को, तो यहाँ करना ही पड़ेगा। तो अब देखो जी, ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, 3 दूना 6, इधर कितना हो जा रहा है, 2 दूना 4, 2 6 बच रहा है यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे कर देंगे 2। तो आप भी यहाँ कर दो, 2 PB हो जाएगा, तो 2 PB आपको करना पड़ेगा। अगर 2 PB हो जाएगा तो आप नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो चुका। जब यहाँ पर कोई रहेगा सभी में तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए होल ट्वाइस है, होल 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, 2 1 का नाम 2 और 3 दूना 6, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ से, 2 दूना 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर करते हैं कितना 4। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जल्दी समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक्सपीरियंस। तो 4 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन, 2 PB। ऑक्सीजन पे चलते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए 4 दूना 8, 8 दू 10, 4 दूना 8, 2 10, 2 12। समीकरण क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, संतुलित हो चुका। AgCl सूर्य के प्रकाश में, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन हम लोग का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो देखिए क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, 2 कर दो यहाँ पे। फिर से बता दे रहा हूं, फिर से हीरोगिरी मत बनाया करके, ऐसा नहीं करना है। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन,
2 Ag है, 2 Ag आप कर दीजिए, सभी का संतुलित फाइन। AgBr, AgX आएगा, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन 2, 2 इधर है तो 2 से यहाँ कर देंगे, 2 Ag भी हो जाएगा तो 2 कर देंगे यहाँ पर भी। चलते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। सोडियम 2 है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 सोडियम कर देंगे 2। चलो सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ये भी फाइनल होगा। नेक्स्ट कॉपर 1, कॉपर 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, 2 ऑक्सीजन यहां कर दो, 2 कॉपर पे 2 यहां कर दो 2 फाइनल। नेक्स्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीज डाइक्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, लो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कर दो यहाँ से, तो 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे भिड़िए, क्लोरीन पे चलिए, 2 2 4, 1 क्लोरीन है 4 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 दूना 4 4, ये भी फाइनल, ये भी क्या हो गया फाइनल होगा। नेक्स्ट 1 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ पे 2 से करेंगे, चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पे चलिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो 2 कर दीजिए, 4 सोडियम 4 से मल्टीप्लाई फाइनल। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन समाप्त हुआ। और फिर से अब एक ऐसी विधि, एक और विधि हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। अब जरा देखिएगा, जो ये विधि के द्वारा हम लोग समीकरण संतुलित किया है उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल विधि है, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। तो आप लोग हीट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से ऐसे भी समीकरण को संतुलित कर देते हैं। और आपको एनसीईआरटी पैटर्न में क्या समीकरण को संतुलित करने कुछ चीजें बताया है, उसको मैं बता दे रहा हूं। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि कभी भी उत्पाद जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, वह 2 लोग होते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो जानते होंगे। एक गिब्स है, तीर उसको कहते हैं गिब्स, और हम लोग का उत्पाद, अलग अलग उत्पादों को प्लस के चिन्ह के माध्यम से सबको अलग अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे कि निम्न रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न में आपको स्टार्टिंग में जब बताया गया है कि रासायनिक समीकरण को एक विधि के माध्यम से और भी संतुलित करते हैं, और उस विधि को कौन सी विधि है आइए उसके बारे में ध्यान देते हैं। कहा निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। एक बोर्ड परीक्षा में नहीं आते हैं Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2, लेकिन तो आप लोग समझ दे भी सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है। Fe और H2O और Fe3O4 और H2। तो सर्वप्रथम चरण बनाते हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3, जैसे तत्व रहते हैं सब उसके अनुसार चरण बना देते हैं। तो यहाँ पर इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं, इसको भी यह और यह। तो अब हम देखते हैं किसी एक तत्व को देखते हैं कि इसमें Fe1 है, देखिएगा तत्व है, और लेफ्ट हैंड साइड ये आपका अभिकारक है और राइट हैंड साइड उत्पाद है। तो Fe1, H2 2, ऑक्सीजन 1, Fe3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 है। अब चरण 3 में क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु को सबसे पहले लिया गया, तो ऑक्सीजन किसी भी तत्व को सबसे पहले आप लोग ले सकते हैं। हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले लिया, तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए तो एक प्रारंभ में कितने ऑक्सीजन है और एक बना लेते हैं संतुलित करने के बाद। तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन आपका इसमें है एक और एक इसमें है, तो अभिकारक हमारा अभिकारक यह है और उत्पाद हम लोग का यह है। सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु के लिए ले रहे हैं अभी। तो प्रारंभ में H2O है और उत्पाद में Fe3O4 है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो
अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी हो जाएगा 4 एक का नाम 4, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन दिया है 4 से गुणा नहीं करना है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन 4 है। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि Fe को एक बॉक्स में लिख लेंगे Fe, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के ऑक्सीजन के इक्वल होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन के इक्वल हो जाएगा। तो 4H2O और Fe3O4 और H2 हो गया। अब चरण 4 और चरण 5 में देखेंगे ऑक्सीजन के लिए और Fe के लिए कभी भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा रहेगा तो उसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक आगे निकलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का चरण 4 था, चरण 3 था हम लोग देख लिए थे, यानी हम लोग का ऑक्सीजन परमाणु जो था हम लोग का हो चुका था। अब हम लोग का हाइड्रोजन परमाणु बचा हुआ, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अभिकारक में क्या होगा और उत्पाद में क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो एक होता है प्रारंभ में और एक होता है संतुलित करने के लिए। तो प्रारंभ में हाइड्रोजन कितना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें वो जो समीकरण संतुलित हुआ तो उसको बता रहा है, वहां पर देखिएगा यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, यहाँ पर 4 किए थे ना, 4 किए थे ना ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए, तो 4 था। तो प्रारंभ में 4 यहाँ पर हाइड्रोजन था, 4 के बाद मल्टीप्लाई करें 4 2 8 हो जाएगा। तो प्रारंभ में 8 हाइड्रोजन था और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 8 हाइड्रोजन है, यदि 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 8। तो कहा प्रारंभ में, तो जो समीकरण जब था इसके पहले 3 स्टेप में देखिएगा तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो 8 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे संतुलित करने के लिए, इसमें 8 है, इसमें भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो समीकरण क्या प्राप्त होगा उसको देखिएगा, Fe4H2O है। अब संतुलित करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो Fe3O4 और यहाँ पे कितना 4 से मल्टीप्लाई करते 4H2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी हो गया और हम लोग का ऑक्सीजन भी हो गया। अब चौथे चरण 5वें चरण में चलेंगे आयरन परमाणु के लिए। तो प्रारंभ में कितने थे, 1 आयरन था और बाद में यहाँ पर देखिएगा 3 आयरन था, 3। तो प्रारंभ में अभिकारक 3 था और उत्पाद में 3 था, 1 था और यहाँ पे 3 था। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 है तो कोई बात ही नहीं, 3 है तो 3 ही रहेगा। तो इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 Fe प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 4H2 यही उतार देंगे, Fe3O4 है 4H2 यही उतार देंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन, अब समीकरण प्राप्त हुआ कि हम लोग का 3Fe। अब कोष्टक को हटा देंगे, देखिए कोष्टक में अंदर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ध्यान रहे इस बात पे। कोष्टक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर कोई आप लोग चेंजिंग मत करना। अब ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त हुआ 3Fe 4H2O और Fe3O4 और 4H2। तो देखते हैं कितना कितना है, 3Fe है, 3Fe सही है, 4 दूना 8 4 2 8 4 2 8 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हुआ। अब इस तरह से ये हम लोग का समीकरण संतुलित करने की एक विधि ये भी है। आप लोग चाहो तो इस विधि के माध्यम से समीकरण संतुलित कर सकते हैं, लेकिन तो लंबा प्रोसेस है, सो इसलिए आप लोग ये सब विधि का यूज मत करना। और एग्जाम में पूछे इस विधि के द्वारा संतुलित करने के लिए सारणी वाला, तो सारणी की विधि के माध्यम से समीकरण को संतुलित कर देना। दूसरी बात, इसी तरह के सारे एग्जाम्पल इसी तरह से आप लोग का दिया हुआ, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट